Okay, let's start. So हमारा आज का जो आर्टिकल है that's a new unit, completely a new unit, but does not deviate from the original idea जहाँ से हमारा प्लस टू करिकुलम बिगिन होता है, that's इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वहां से अभी तक हम डिविएट नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगले लेवल पे पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का लेवल पार कर लिया है। पहले स्टैटिक चार्ज की दुनिया में थे, फिर उसके बाद में हमने करंट एस्टैब्लिश करा और पहले चार्ज को स्टोर भी करा था, फिर उसके थ्रू करंट को एस्टैब्लिश करा, फिर करंट के हीटिंग इफेक्ट्स को भी पार करते हुए अब हम मूविंग चार्ज की दुनिया में आ गए। तो दो तरीके की बातें हो जाती हैं कि देयर इज अ मूविंग चार्ज एंड देयर इज अ करंट। तो दोनों बातें हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की बात हो सकती है जो कि एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन वो मोशन में है, ऑर्बिटल मोशन में, स्पिन मोशन भी होगा उसका। तो एक तो वो मूविंग चार्ज कंडीशन है, और दूसरा बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे जिनको चार्ज कैरियर्स बोल के फिर हम उसको एक नई दुनिया में ले जाते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये दोनों आइडियाज आपके जो हैं दे आर ऑफ द मूविंग चार्ज। मतलब एक अलग सिंगल मूविंग चार्ज पार्टिकल, मतलब एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल बोल सकते हो, और एक आपका हो गया ऑफ द ड्रिफ्ट मोशन, मतलब दैट इज फ्रॉम द नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। राइट, चलो अब इन दोनों आइडिया से हमने देखना क्या है, सीखना क्या है। सो आइडिया है एक नई तरीके की फील्ड जनरेशन, और वो नई तरीके की फील्ड क्या है, कोई कर्टेन्स तो है नहीं इसमें, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां तक हमारा पहला सेशन जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मतलब प्लस टू का पहला लेक्चर होता है, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द चार्ज। तो उसके अंदर तीन बातें डिस्कस करते थे, स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज एंड एक्सेलरेटेड चार्ज। तभी हम सेकेंड स्टेज पे ही हैं, थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचे, सेकेंड स्टेज पे ही है, दैट्स अ मूविंग चार्ज। सो व्हाट डज अ मूविंग चार्ज डज? मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? करंट। मूविंग चार्ज डज, तो बोलेंगे व्हाट डज अ मूविंग चार्ज डज? इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर बाय रीजन। व्हाट डज अ स्टैटिक चार्ज डज? इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नियर बाय रीजन। तो फिर क्या मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं करेगा? तो कहते हैं बिल्कुल करेगा। इसका मतलब द मूविंग चार्ज also generates a electric field and a moving charge also generates a magnetic field। पर क्या हमेशा, is it always there? तो अब इस बात को सोचना पड़ेगा, थिंक ओवर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, that was for the theory of the relativity। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर रिलेटिविस्टिक आइडिया आ जाता है। एंड मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, that if someone asks us this question, that why a moving charge produces magnetic field and why not a static charge। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम पहले तो स्टेटमेंट को इश्यू कर देते हैं कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर पा रहा। सो व्हाट सो हैपेंस कि भाई वो जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट कर पाता है एज एन एक्स्ट्रा। इस एस्पेक्ट को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है, इसको भी हमें किस रीजनिंग से समझना है, ठीक है ना। मतलब कोई हमसे पूछ रहा है अगर, क्योंकि हम ये सारी बातें लेके आगे अपने इंजीनियरिंग लेवल्स पे भी चले जाते हैं, पर कहीं हमारा बेस ही ना हुआ हिला हुआ, हालांकि आपको नॉर्मल किताबों में इसका आंसर नहीं मिलने वाला है, एक दो एक आधी लाइन कहीं पे मिल गई, वो भी अगर आप क्यूरियस हो तो, नहीं तो ये बताया जाएगा आपको कि ऐसा होता है कि मूविंग चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, क्यों होती है, उसके पीछे की वजह क्या है। ऑफ कोर्स द आइडिया इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड एग्जैक्टली अगर जाए सो इट इज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। पर हमें आदत है बातों को थोड़ा इजी करके पढ़ने की, तो शुरुआत करेंगे इजी बातों से, आसान बातें से, डाइजेस्टेबल बातों से, जो कि हमें कंफर्ट दे कि हाँ भाई देखो हमें ये चैप्टर भी समझ में आएगा। एंड सो मैंने मोटा मोटा जो डिफरेंस है आइडियाज में वो यहाँ पे आपके सामने एनिमेट कर दिया कि स्टैटिक चार्ज का आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड पे खत्म हो जाता है, but when we are talking about a moving charge or the current, so then we are into the chapter named the magnetic effects of current। तो heating effects of current से आगे बढ़ चुके हैं, magnetic effects of current की दुनिया में आ गए हैं, तो laws, theorems, ideas, principles, formulas बदलने वाले हैं। And so we enter with new physicists over here, like of Ampere
जिनके नाम पे एम्पियर सर्किट लॉ बनेगा, देन बायट-सैवर्ट जिनके नाम पे बायट-सैवर्ट लॉ बनेगा, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो विल ब्रिंग ऑन गॉस, जहां से हमने गॉस लॉ पढ़ा, उनको यहां पर भी लेकर आएंगे। पर सब्सटैंशियली मैग्नेटिज्म में गॉस हमें बहुत कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ बातें समझा जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ हम गॉस लॉ से यहाँ पे खींच नहीं पाएंगे। सो वी हैव डिफरेंट लॉज कमिंग ओवर देयर, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ एनालॉगस बिहेवियर भी है, मतलब सिमिलर बिहेवियर भी है, जैसे लीनियर मोशन में और रोटेशन मोशन में होता है, काइंड ऑफ अ सिमिलर बिहेवियर। यहां पर भी आपको उन बातों को समझने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म को भी पढ़ने का मौका मिलेगा, राइट? जैसे हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलेंगे, उसी तरीके से कूलम्स लॉ भी पढ़ने का मौका मिलेगा एनालॉगस बिहेवियर के थ्रू। फिलहाल हम कूलम्स को पीछे छोड़ते हैं, गॉस को पीछे छोड़ते हैं, नई बातें करते हैं, और नई बातें हमारे सामने लेकर आएंगे सबसे पहले बायट-सैवर्ट्स एंड लेटर ऑन द एम्पियर। सो लेट्स बिगिन द सेशन विद दिस, मतलब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द मूविंग चार्ज आइडिया। एंड नाउ एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, बहुत तगड़ी एनिमेशन नहीं है, but it's a very good animation where it shows to you as this particular charge moves, it disturbs the nearby region. It has an effect in the nearby region, as you can see over there. Right? Static charge कैसे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, वो हम सीख चुके हैं। जब ये चार्ज मूव करता है, so this is how this effect is going to be felt at the same instant and at a later instant also in the nearby region. This is how it affects the nearby region. तो उस इफेक्ट को किसी तरीके से तो पढ़ना है ना कोई नाम तो देना कि इफेक्ट हुआ, कैसा इफेक्ट हुआ, भाई वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो नहीं है, दैट इज सम काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो वो जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है उसको हमने नाम दिया, दैट्स सपोज्ड टू बी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो हमें पढ़ना है। और मैग्नेटिक इफेक्ट से दिमाग में आता है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से दिमाग में आता है अट्रैक्टिवनेस और रिपल्सिवनेस, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऑफ कोर्स वो भी बातें हम पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट चैप्टर। Then the next chapter is permanent magnets, मतलब permanent magnetism, मतलब वो मैग्नेट जो हमने बाजार से खरीदा, फ्रिज पे चिपकाया या अपने पास रखा, that is going to stay with us lifetime, लेकिन आप उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शील्ड नहीं कर सकते, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, वो आ रही है आपके पास until unless आप किसी डब्बे में आयरन बैटन के डब्बे में उसको बंद कर देंगे तो फिर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट शायद गायब हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज उसके इफेक्ट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। But what if we don't require the magnetic effects? हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि ऑलरेडी हम एक चॉइस को दिमाग में डाल चुके हैं कि भाई देखो स्टैटिक चार्ज होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो भाई फ्यूचर में भी हमने सोचा कि जब हमारे पास चॉइस थी ही तो क्या हम इस चॉइस को फ्यूचर में नहीं रख सकते, और उसी आइडिया से जन्म लेता है करंट का आइडिया कि भाई करंट को हम स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं एक पार्ट ऑफ द सर्किट में। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस पार्ट में वो करंट नहीं मूव कर रहा होगा, इसका मतलब उसके नेबरिंग रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं आएंगे। सो दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। जब आपको जरूरत हो तब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स मिले, और जब आपको जरूरत ना हो तो आपको ना मिले। एंड सो वी विल बी आल्सो लर्निंग अबाउट द टेम्परेरी मैग्नेट्स। उसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक मैग्नेट्स है, नो, आप करंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। So which means that we have two ideas to study. One of them is supposed to be termed as the temporary magnetism or temporary magnets, and the second idea is to study the permanent magnets. तो अब देखो permanent magnets तो मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने 10th की नॉलेज से थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कि भाई बार मैग्नेट का शेप है जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है ना, वो सारी बातें हमें थोड़ी दिमाग में रहती है, जैसे ना रिलेटिविस्टिकली न्यू आइडिया। तो हम इसका एक बेहतर नाम दे देते हैं। बेटर नेम फॉर दिस इज सपोज्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब करंट के थ्रू इसके अंदर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करा है, मतलब उसके नियर बाय रीजन में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है और वो हमारे कंट्रोल में है। मतलब सुनो कि आप करंट को अगर कम रखोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स कम आएंगे, करंट को अगर ज्यादा रखोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा आएंगे, करंट को अगर बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स गायब हो जाएंगे।
I feel that this is more of a controlled nature and I love this idea. And so I created a chapter out of it. And that's my current chapter, that is the magnetic effects of current. और ये बिल्कुल अलग चैप्टर हो गया जिसके अंदर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पैसे देके खरीद लिया है और मुझे झेलना पड़ेगा उसकी जितनी मैग्नेटिज्म है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसके दूर चला जाऊं, मैं उसके पास चला जाऊं मैग्नेट के, तो पास जाऊंगा आयरन नेल को लेके तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखेगा, और मैं उससे दूर चला जाऊंगा तो थोड़ा मेरे को वीक मैग्नेटिज्म दिखेगा। पर मैं चाहूं कि उस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मैं उसके आसपास कुछ बदल दूं, वो मैं नहीं कर पाता। That flexibility portion is out. And so where do we use this idea? That's a temporary and a permanent magnets. Magnets ये सबसे ज्यादा हमारे को यूज कहाँ होते हैं? तो हमारे आसपास सब जगह। आप मुझे सुन पा रहे हैं मैग्नेट्स की वजह से। You're able to hear me because of the magnets. You can actually have the records playing on. मतलब आपने देखा ना विनाइल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आप प्लेयर्स में लगाते हैं उनको सुनते हैं। So that's a recording aspects. ये सब मैग्नेटिज्म से आता है। मतलब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैग्नेट्स की वजह से, मतलब आपके जितने माइक्रोफोन्स हैं या फिर आपके जो स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स हो गए आपके घर में, JBL, Bose के किसी भी ब्रांड के, बोट के किसी भी ब्रांड के आपके पास स्पीकर्स हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ द मैग्नेटिज्म। एंड देन योर इलेक्ट्रिकल मीटर, जो आपका इलेक्ट्रिकल मीटर लगा होता है ना, जैसे आपका बिल आता है, सो इनसाइड दैट देयर इज सपोज्ड टू बी द परमानेंट मैग्नेट्स। दिस इज सम ऑफ द areas where I'm going to talk about this. Of course, applications will be too wide. बहुत ज्यादा applications हैं। और मतलब आपके पंखे के अंदर मोटर होती है, और मोटर एक सोलिनॉइड होती है, सोलिनॉइड एक कॉइल होती है, वो कॉइल एक लूप से बनती है, उस लूप को सीधा करोगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बन जाएगी। उस वायर को घुमा के आपने क्या बनाया, लूप बनाया, लूप को बार बार घुमा के कॉइल बने, कॉइल को लगा दिया वहां पे, बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल के उससे आपके पंखे की मोटर तैयार हो गई, कॉइल तैयार हो गई वहां पे। So there are vivid applications for this particular idea. Moving coil galvanometer design is based upon the magnetism. So बहुत ही strong article है, पढ़ना शुरू करते हैं। With introducing the Biot-Savart's law. Now this will be ironically little different from where the opening in the books is going to be. So opening in the books is going to be from the idea of the current, and we are going to open our article from the point charge, just like we do exactly in the case of the electricity, electrostatics, कि हम point charge से कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, हम point charge से कहानी को शुरू कर रहे हैं, but a point charge is definitely moving, चल रहा है बेचारा, move कर रहा है। So let's introduce a charge, and which is a point charge, and that is Q. So that's my charge Q, and this is moving in a certain direction, पता नहीं कहाँ पे। So let's assume that it is moving in this direction with certain velocity that is supposed to be, that's a moving charge characteristics. और अभी हमें क्या बोला जा रहा है, इसके नियर बाय रीजन में इसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स को चेक करना। अभी देखो नियर बाय रीजन मतलब कहीं पे यहाँ पे पॉइंट है, सो लेट्स टेक अ पॉइंट P ओवर हियर, ये इसके नियर बाय रीजन में पॉइंट हो गया। अभी ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी, और अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका r के बराबर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है KQ/r² आ जाएगी। पर मेरा अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि इस पॉइंट पे इस मूविंग चार्ज की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एंड दैट्स द स्टार्टिंग वर्जन ऑफ द आइडिया, द बायट-सावर्ट्स लॉ फॉर द मूविंग चार्ज। तो जो आप आइडिया बुक्स में सीधे सीधे देखते हो फ्रॉम द करंट आइडिया, वो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो हम उसके बिल्कुल बेसिक स्टेप पे गए फॉर द मूविंग चार्ज, सिंगल मूविंग चार्ज। अब इसकी वजह से इस जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सो बायट-सावर्ट्स लॉ सजेस्ट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो सबसे पहले म्यू नॉट क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, that's magnetic permeability of the free space के लिए है ना। जैसे हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते थे, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर जहां से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डेवलप होता है, तो बिल्कुल उसकी एनालॉगस टर्म है, दैट्स अ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक्सप्लेनिंग टू अस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिलहाल कहां पे बात हो रही है, इन द वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। और ये जो टर्म है, दिस इज काइंड ऑफ अ magnetic constant, that is mu naught by 4 pi,
तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए एंड द वैल्यू फॉर दिस इज 10 पावर -7 दैट्स द वैल्यू फॉर दिस रेडी 10 पावर -7 इसका मतलब इन शॉर्ट जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू पे डिसाइड होगी दैट इज 4 पाई into 10 power -7 that's the value for the mu naught problem correct so that's kind of a constant which is appearing over here into q that's a charge on this and into v cross r and upon r cube that's the expression for the magnetic field because of the moving charge so एक एक टर्म को दोबारा देख लेते हैं mu naught by 4 pi एक तरीके से आपका कांस्टेंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है वैक्यूम में and q is a charge in consideration v उसकी वेलोसिटी है r पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को इवैल्यूएट करना है नाउ व्हाट इज b मतलब b किसको डिनोट कर रहे हैं व्हाट इज b b ओवर हियर इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सो डोंट कंफ्यूज दिस विद द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफी बच्चे ना इसी मतलब भूल भुलैया में ही मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान के पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और उनको कोई फर्क भी फील नहीं होता कि क्या ऐसा इंडक्शन बोलो इंटेंसिटी बोलो एक ही बात है और वो ऐसा क्यों सोच लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सर देखो ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे तो हम बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लेंगे बिल्कुल सेम है ही ऐसा ना लिखा है ना कोई बता रहा है तो आप ऐसा अपने दिमाग में खुद ही सोच रहे हैं सो बी का जो टर्म है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होके किसी मटेरियल में किसी मीडियम में जनरेट होगा वो उसकी स्ट्रेंथ यहां से हमें पता चलेगी राइट तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एज अ टर्म है दिस इज नॉट कमिंग एज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन ऐसे टर्म नहीं है मिसयूज कर ले कोई टर्म को तो कर सकता है बट द टर्म लैंग्वेज इज एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन राइट और बाकी सारे टर्म्स का मतलब मैंने समझा रही ये फॉर्मूला आया कहां से है एक्चुअली में देयर विल बी 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इस बात को पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर फॉर्मूला आया कहां से मोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैप्पी इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और वो भी एक न्यू फॉर्म में मतलब करंट वाली फॉर्म में नहीं है तो मैंने पहले तो ये बोला है कि दो आइडियाज है एक तो मूविंग चार्ज का और दूसरा करंट का करंट वाले आइडिया पे भी आएंगे अभी हमारा चार्ज वाला आइडिया चल रहा है और ये कहां से आ रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्डाइज 11-12 की बुक्स के करिकुलम में आपको नहीं दिखेगा अच्छा अच्छी किताबों में भी दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस की हर बात का आंसर देंगे सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की तो डायरेक्शन इज सिंपली कमिंग फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि आपका v क्रॉस r है देखो रोटेशनल डायनामिक्स में और मैग्नेटिज्म में दोनों जगह आपको एक्सियल वेक्टर्स मिलते हैं दोबारा बोल रहा हूं रोटेशनल डायनामिक्स में जैसे हम टॉर्क बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बातें करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको जो टर्म्स मिलने वाली है दे आर एक्सियल वेक्टर्स इसका मतलब यहाँ पे आपका भर भर के क्रॉस प्रोडक्ट यूज होने वाला है सो क्रॉस प्रोडक्ट मेनली आपके इन्हीं दोनों यूनिट्स में यूज होता है जहां पे मैग्नेटिज्म होता है और जहां पे रोटेशन डायनामिक्स होते हैं यहाँ पे आपके क्रॉस प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो ये आपका सेकेंड वर्जन है क्रॉस प्रोडक्ट का दैट इज इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म राइट सो दैट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरीके से आप यूज करते हैं सेम राइट हैंड कर्ल रूल से उस तरीके से बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते डायरेक्शन में तो बहुत आसान है दैट्स v क्रॉस r है ना ये आपका r वेक्टर है ये r वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये आपका v है सो दैट्स v क्रॉस r so v क्रॉस r थंब पॉइंट्स इनसाइड so perpendicular to the plane inside आप अगर ये पेपर में स्केच करेंगे so when you curl your fingers so आपकी थंब किधर पॉइंट करेगी perpendicular to the plane of the paper and that will be seemingly the direction part of it and I need to explain that particular direction for you that's the direction aspect for you that means अगर magnetic field lines perpendicular to the plane inwards है आपके हिसाब से बता रहा हूँ कॉपी के हिसाब से मेरे हिसाब से that is moving away from me that is perpendicular to the plane over here ये plane है इसके perpendicular inside so I am going to represent this by cross symbols और अगर field lines मेरी तरफ आ रही है बाहर को आ रही है पेपर की प्लेन में से बाहर को आ रही है मतलब v क्रॉस r ऐसे होता इस तरीके से तो आपका थंब ऊपर आता
इसका मतलब फील्ड लाइंस बाहर आ रही होगी प्लेन के, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय डॉट. So that's the language also. So dot representation is for the out of the paper, perpendicular out of the paper, and cross representation is for the perpendicular inside the paper. Currently क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देख रहा हूं, तो मैं क्रॉस और डॉट को मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करूंगा. क्रॉस एंड डॉट एक जनरल आइडिया, आप इसके थ्रू करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. एनीथिंग व्हिच इज out of the plane perpendicular to the plane outwards is dot, and whichever is into the plane perpendicular is supposed to be cross. So now direction has been understood from that particular idea. बाकी ये रूल आप वो v cross r से चेक कर सकते हैं. v cross r and the thumb is up, v cross r and the thumb is up. So that's a simple naive idea. मतलब अगर हम चेक करें कि ये हमारा डायरेक्शन है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं. ये वेलोसिटी होगी, ठीक है. दिस इज अ वेलोसिटी एंड दिस इज अ पॉइंट ओवर हियर, और ये एंगल 90 ले लेते हैं. तो मान लेते हैं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. So that's a plane of v and r, है ना. मतलब क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा r हो जाएगा, और ये डायरेक्शन बेसिकली r वेक्टर हो जाएगा. और अब अगर मैं v क्रॉस r ले रहा हूँ, v क्रॉस r, तो थंब ऊपर आ जाएगा. इसका मतलब the direction over here is going to be plane perpendicular. Where is the direction? That is plane perpendicular over here. So that's the direction of the magnetic field, which is perpendicular to the plane of v and r. V and R के plane के perpendicular है, correct है, right? And see, when I am writing the relation, that is mu naught upon 4 pi into q. अब इसके हिसाब से v कहाँ पर x axis पे, so you can write v I cap cross. अब r कहाँ पर है, y axis पे, correct है ना. So that is r. अब इसको मैं positive y axis दे रहा हूँ, positive x से positive y, so that is r j cap, correct. So this relation is mu naught by 4 pi into अब ये v cross r upon r cube है, right. So that's v into r upon r cube I cross j. क्या बन गया, I cross j, right. अब देखो मैंने एक्चुअली क्या करा कि मैंने अपने राइट हैंड कर्ल रूल से डायरेक्शन देख लिया, बट इफ यू नो द वेक्टर्स तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगा. भाई व्हाट इज I cross j? दैट इज k. इसका मतलब डायरेक्शन आपको खुद मिल गया कि डायरेक्शन आपका कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव z एक्सिस पर आ रहा है. सो वेक्टर्स विल बी ऑलवेज अ आइडिया अगर आप ये वाले रूल्स भूल जाते हैं. मतलब आगे बहुत सारे ऐसे रूल्स आएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल. तो कभी एक ना एक दिन कभी ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो गए और आप उस रूल को याद नहीं ला पा रहे कि भाई राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, पता नहीं कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या हो रहा था. सो देन दिस इज गोइंग टू बी अ रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर यू. एंड अ रेस्क्यू ऑपरेशन इज व्हाट, क्या वेक्टर्स को यूज कर लो, और वेक्टर्स अपने आप आपको आंसर दे देंगे. आपको कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं पड़ेगा अगर आप वेक्टर्स के थ्रू प्रॉपर्ली उसको देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज I cross j, दैट इज कमिंग एज k. और वही अगर मैं लॉजिस्टिकली सोच रहा था कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो v और r प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे b वहां से भी लॉजिकली मिल रहा था और यहां से भी मिल रहा है. Which means I can happily write this as b as equal to mu naught upon 4 pi into v, है ना, q भी यहाँ पे, that is q into v upon r square हो गया. एक r ऊपर नीचे कैंसिल हो गया and that's k cap. So that becomes my direction and that becomes my magnitude. तो मुझे इसका एक हल्का वर्जन मिल गया फॉर्मूले का. मतलब बाकी तो डायरेक्शन में चला गया, मतलब ये जो फॉर्म ऑफ राइटिंग वो तो डायरेक्शन में चला गया, और इजियर वर्जन कैसे मिल गया, दैट इज qv by r square. इजियर वर्जन मुझे मिल गया. एक बात इस फॉर्मूले से और जाहिर हो जाती है कि अगर v को 0 कर दूं तो v गायब हो जाएगा. मतलब मैं v को 0 कर दूं, मतलब चार्ज को स्टैटिक कर दूं, तो v अगर 0 हो जाएगा तो v 0 हो जाएगा. इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स उसके नियर बाय रीजन से गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स अब भी रहेंगे.
क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल आपका स्टैटिक हो जाएगा, तो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की तो थ्योरी आपको पहले से पता है कि उसकी वजह से नियर बाय रीजन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ही होगी. So this is because of the moving charge that in the nearby region we are getting the magnetic field of this magnitude, and of course there is a sense of direction. तो वो डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब फ्यूचर में जाके अभी तो हम अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लगाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे लगाएंगे, बट अल्टीमेटली वी डू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों आइडियाज साइमल्टेनियस है. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आइडिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आइडिया, ये साथ साथ ही चल रहे हैं. हालांकि अभी हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ज्यादातर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर, पर हम उस बातों को दिमाग से कभी ब्लैंक आउट नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. और इसलिए डिस्कशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ साथ में अभी भी यूज कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी यूज करता रहूंगा, ताकि ब्लैंक आउट ना हो जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई है. ऐसा नहीं हुआ, वो भी अभी है. राइट, सो हमें इसका स्केलर फॉर्म मिल गया. स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इफ नॉट काइंडली प्लीज टेक इट. सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड कर दो. श्योर. थैंक यू सर. सो हम इसके स्केलर वैल्यू को तो पहले अलग से लिख लेते हैं, मतलब उसके अंदर से भी हमें क्या फील होता है वो भी देख लेते हैं स्केलर फॉर्म में. तो स्केलर फॉर्म सजेस्ट टू मी दैट इज इक्वल टू सिंपली μ0/4 pi and into qv by r square. That's a very simplistic form over here. और ये तब अगर v और r के बीच का एंगल अगर आपको 90 आ रहा था, v और r के बीच का एंगल अगर 90 आ रहा था, अगर ऐसा नहीं था सो मतलब आपका जो रिजल्ट है इन दैट केस विल बी μ0/4 pi into qv into sin theta upon r square. मतलब कैसे, मतलब इस तरीके से that's μ0/4 pi into q. v क्रॉस r को कैसे लिख सकते हैं, vr sin theta, और नीचे क्या था r क्यूब, तो एक r ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. सर्टिफाइंग कि थीटा किसके बीच का एंगल है, वो r और v के बीच का एंगल है, which means that if this was a moving charge particle और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी और ये हमारा टेक्निकल पॉइंट p है और ये एंगल हमारा थीटा है जो कि v और r वेक्टर के बीच में है. So theta over here stands as an angle between the v vector and the r vector. And see, मतलब हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल गया, पर हमें ये पता है कि b as a magnetic field induction vector term, तो मतलब रिजल्ट कैसे लिखोगे. So that is b as μ0/4 pi into qv sin theta अपॉन r स्क्वायर. थीटा अगर 90 हो जाता है मतलब ये ऐसे हो जाती है परपेंडिकुलर टू r, तो फिर ये रिजल्ट आ जाएगा. मतलब इसके अंदर v आपका ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, राइट. सो qv sin थीटा बाय r स्क्वायर. अदरवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन सब देखो इधर ध्यान से देखो, दैट्स v क्रॉस r. सो v क्रॉस r, थंब इज इनसाइड. थंब इनसाइड मतलब क्रॉस. इसका मतलब you can also write and represent this as a cross field at this point. That is as v cross r over here. Simple. It's too simple. So that is as cross field over here. So I cap, j cap, k cap, that is another version of writing, and more convenient form of writing is what? Dot and cross. क्योंकि आप usually v और r को inward plane of paper sketch करोगे. दोबारा से v और r को आप इन द प्लेन ऑफ पेपर स्केच करोगे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी है, दैट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी परपेंडिकुलर आउट, या फिर परपेंडिकुलर इनसाइड. इस केस में किधर जा रही है, दैट इज बाय राइट हैंड कर्ल, इट्स मूविंग इनसाइड, द थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस आइडिया इन अ स्वीट वे, दैट इज बाय यूजिंग द क्रॉसओवर. एज सिंपल. सपोज देयर वुड हैव बीन अ पॉइंट towards the left of it like this, यहां पर हो जाता p प्राइम, तो फिर ये v क्रॉस r थंब बाहर आ जाता. सही है ये देख लो, v क्रॉस r थंब कहां आ जाता, बाहर आ जाता. और अगर थंब बाहर आ जाता जिसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होती, डॉट्स. सो इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द पॉइंट ओरिएंटेशन कि आपका पॉइंट कहां पर, उसके रिस्पेक्ट में आप आराम से चेक ऑन कर सकते हैं. v क्रॉस r इनसाइड ओवर हियर, v क्रॉस r
outside over here. That's too simple to be operated. Right, so this is how we have discussed about the basic formula. Uska plane perpendicular behavior. This B is perpendicular to this plane. B और R के plane में B जो है उसके perpendicular है. एंड उसको स्केलर वर्जन में कैसे देख सकते हैं और डायरेक्शन को क्रॉस और डॉट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज बाय फार वी हैव लर्नड फ्रॉम एंड दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. अब बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है. सो दैट एसआई यूनिट ऑफ इट इज टेकन एज टेस्ला. व्हाट इज दिस? टेस्ला. सो वी राइट दिस एज टेस्ला कैपिटल T. दैट्स अ टेस्ला over here. Now the magnetic flux as a term. Sir, वो क्यों बता रहे हो? सुन लो. When we are writing magnetic flux as a term, this is phi. इसको phi लिखेंगे. Magnetic flux है. That's equal to, in simple terms, B into A. There's a magnetic field induction into the area. Correct? और जो magnetic flux है, उसको हम SI यूनिट में डिनोट करते हैं वेबर से. किससे? वेबर से. So this is denoted in Weber और इसको हम denote कर लेंगे as WB. So that's 1 WB as 1 Tesla. ये SI यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे लिखेंगे? Tesla and into 1 meter square. So we have a conversion of 1 Tesla, that is 1 Weber per meter square. So sometimes you will be receiving the units in the form of the Tesla, or you will be receiving this in the form of the Weber per meter square. दोनों का मतलब सेम है. That means 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square. Further, respecting Gauss, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि Gauss law in magnetism भी आएगा, उतना मैग्नानिमस फॉर्म में नहीं आएगा, पर आएगा जरूर. तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए there is one more unit, that is 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss. So of course यहाँ पे टेस्ला जो है आपकी MKS SI unit है. What is this? This is an SI unit and Gauss is supposed to be a CGS unit for the same. And of course you can also write this as 1 Tesla as equal to 10 power 4 capital D. That's 10 power 4 Gauss. That's a conversion. Of course the reverse भी है 1 Gauss as equal to 10 power minus 4 Tesla. So that's your standardized units over there for your magnetic field induction. CGS and SI and a flux unit, क्योंकि ultimately magnetic field lines बनने वाली हैं और उनका एक surface पे impression पड़ने वाला है जिससे कुछ flux आएगा. तो मतलब magnetic field induction को indirectly नापने का तरीका उसके flux के through भी आएगा. इसका मतलब that's the amount of the flux incident on a unit area. That's what is the indirect definition of B. That's the amount of the magnetic flux incident on a unit area is what is 1 Tesla, and that's what is the magnetic field induction in one sense. Right? So I hope आप screenshot ले लेंगे इसका. Current को introduce अभी मैंने नहीं करा है. I have not moved on to the current idea. Of course वो भी आएगा. मेरा lecture कहाँ से शुरू हुआ है? As a magnetic field due to a single moving charge, like an electron, single isolated electron moving in the orbit. And the entire atomic physics is based upon this idea. The Neil-Bohr model is entirely based upon the idea of the single electron model. हमें सबको पता है कि single electrons हमें नहीं मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी एटॉमिक थ्योरी हम इसी आइडिया पे पढ़ते हैं. उतनी क्लैरिटी से आपके दिमाग में बात को डालने के लिए इस आर्टिकल को मैंने सेपरेट रखा है. But it is not coming from the number of the charge carriers right now, not coming from the current, but coming from the single moving charge particle. Moving on, right? So scalar form हमने देख लिया. We have just completed a scalar version of this idea, and now this is going to take some time. This idea, and this is to understand the origin behind this. Now, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इसको. थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, और लेकिन आपको समझ में आएगा the beautification of this particular idea. तो थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा, और इसके अंदर आपको यूज होगा जो मैंने आपको लेक्चर भेजा हुआ है. उसके अंदर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट मैंने आपको दिया हुआ है,
और टाइम डायलेशन फैक्टर जो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है वो इसके अंदर यूज होने वाला है. सो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस आइडिया इन ब्रीफ डिटेल्स. दोनों बोलते हैं ब्रीफ एंड डिटेल. तो हमारे पास ना दो चार्ज पार्टिकल्स है और उन दोनों को दो फ्रेम से हमने ऑब्जर्व करना है. सो देयर आर टू फ्रेम्स हियर. वन इज एस एंड सेकंड इज एस प्राइम. तो जो एस फ्रेम है दैट्स अ स्टेशनरी फ्रेम. That's a stationary frame, and this is a moving frame, right? ये आपका moving frame है. मतलब this is moving with respect to this, है ना? मतलब ये इसके respect में move कर रहा है with a constant velocity v, right? Correct? ये हमें given. तो moving frame है और ये आपका क्या है? Stationary frame है. एक बात याद दिलाता हूँ आपको. हमने जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो हमने क्या बोला था? एक चार्ज की वैल्यू, दोबारा से, एक चार्ज की वैल्यू स्टैटिक फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में सेम रहती है. That is the charge is non-relativistic. याद होगा आपको, करेक्ट है? तो हम चार्ज इंट्रोड्यूस करने वाले और हमारे पास में दो चार्जेस हैं. वन ऑफ देम इज सपोज टू बी Q1 एंड द सेकंड इज सपोज टू बी Q2. ये दो चार्जेस हैं जो कि मैंने कहीं ना कहीं तो रखने थे. मैंने यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग यहाँ पे उनको प्लेस कर दिया. करेक्ट? उनके बीच का वो सेपरेशन होगा. लेट्स से दैट सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज सपोज टू बी इक्वल टू 1. बट देन नाउ सिंस दे आर केप्ट इन दिस फ्रेम, तो फ्रेम तो खुद ही मूव कर रहा है. फ्रेम तो खुद ही मूव कर रहा है. इसका मतलब इन दोनों की भी वेलोसिटी है. इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v के बराबर. सो बोथ माय चार्जेस आर मूविंग विद द स्पीड v with respect to the ground observer. They are moving with how much speed? They are moving with the speed v because they are in a moving frame. Absolutely right. Correct? Right. अब मेरे पास मतलब जो ऑब्जर्वर है, रिपीटिंग, मेरे पास ऑब्जर्वर है. That observer is also moving with the speed v. Is also moving with the speed v. करेक्ट है ना? राइट. तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, कहां पे? इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये दोनों मोशन में, और इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखूं तो दोनों रेस्ट पर. क्लियर है ना? अंडरस्टूड है ना? ये जो ऑब्जर्वर है जो कि यहां पर इस फ्रेम में है वो तो खुद v से मूव कर रहा है. तो उसके लिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट पर है. और ये जो ऑब्जर्वर है, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, उसके लिए वो पूरा फ्रेम मूव कर रहा है. तो उसके लिए जो भी है वो क्या है? मोशन में. क्लियर है? तो ये दोनों ऑब्जर्वर डिफरेंट हो गए. इसके हिसाब से दोनों चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट पर है और इसके हिसाब से दोनों चार्जेस स्टेट ऑफ मोशन में. क्लियर? राइट. सो इट्स अ रिलेटिव आइडिया कमिंग फ्रॉम द रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन. इसके लिए ये दोनों रिलेटिव रेस्ट पे और इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों रिलेटिव मोशन है. क्लियर है? अब इसकी थ्योरी देखते हैं. इसके लिए तो इस वाले के लिए अगर हम चेक करें तो ये दोनों रेस्ट पर है. तो भाई रेस्ट पे तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको क्या समझ में आ रहा है कि इनके बीच में फोर्सेस है और इनके बीच में जो फोर्सेस है वो कौन सी है उसने चुपचाप लिख दिया. कहता है देखो भाई एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स 0 इस फ्रेम में, ये प्राइम फ्रेम है ना, इस वाले फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स 0. तो ये फोर्स तो सिर्फ इसी पे लगेगी, सेंट्रल नेचर ऑफ द फोर्स. तो उधर से वाई पे लग रही है. तो वाई पे वैल्यू लिख दी इसने. y पे जो वैल्यू है that is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square divided. That's all the by simple. और z पे चेक करी तो 0, क्योंकि सेंट्रल नेचर तो यही बता रहा है कि बस इसी डायरेक्शन में फोर्स आना. सिंपल हो गया. अंडरस्टूड. अब जो मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको टाइम डायलेशन फैक्टर बताया था, तो मैंने बताया था कि जो टाइम बिहेवियर होता है वो दोनों फ्रेम में सेम नहीं हो सकता. एक फास्ट, एक मूविंग फ्रेम है और एक स्टेशनरी फ्रेम है. उनके हिसाब से टाइम की इंटरप्रिटेशन अलग होती है और वो हमने टाइम डायलेशन फैक्टर के अंदर बना ली थी. और जो टाइम डायलेशन फैक्टर है वो हमने इंट्रोड्यूस करा हुआ था एज गामा एज इक्वल टू 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. दिस इज इन द रिलेटिविस्टिक आइडिया जो कि मैंने आपको थ्योरी दी है. राइट. एंड नाउ अब क्या करने वाला हूं मैं? अब इस फ्रेम से मैं इन फोर्स को लिखने वाला हूं. तो चलो लिखते हैं. तो इस फ्रेम के हिसाब से जब मैं फोर्स लिखूंगा तो फैक्टर लगेगा. इसका मतलब इस फ्रेम में जो फोर्स होने वाली है that is going to be the force in this frame upon gamma, and this has been explained in the lecture which I told you, है ना. उसके वजह से इसी बात को हमने वहां से यूज ऑन करा हुआ है. तो अब इस फ्रेम से मैं फोर्स को इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखने वाला हूं. बस इस समझाने के लिए इसके लिए पूरा लेक्चर आपको दिया हुआ है. अब यहां से अगर मैं fx लिखता हूं तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि fx प्राइम 0 है. fx प्राइम अपॉन गामा भी 0 हो जाएगा. तो fx तो 0 हो गया, लेकिन fy एग्जिस्ट करेगा
और लेकिन Fy की वैल्यू डिफरेंट हो गई यहाँ पे, कितनी हो गई, दैट इज Fy प्राइम एंड अपॉन गामा, सिंपल, ये तो कोई मुश्किल हुआ नहीं यहाँ से, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं एज इक्वल टू 1 अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स पे फर्क आ रहा है और उसका रीजन टाइम है ना, उसका रीजन टाइम है और उसका रीजन है कि एक फ्रेम मूविंग है और दूसरा क्या है, स्टेशनरी है। दिस इज कमिंग इन द फ्रेम ऑफ द आइंस्टाइन, दैट इज अ रिलेटिविस्टिक फ्रेम। चलो ये एक्सप्रेशन बन गया और Fz जो है दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आई, आगे भी नहीं आने वाली है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है मैं इसको यूज करूंगा। अब आप बोलो क्या करा है मैंने, आप समझो बात। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इसके नजरिए से चीजें देखने वाला, है ना। अब इसके नजरिए से जब मैंने चीजें देखी, सुनना ध्यान से, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे थे, तो उसने बोला इनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, है ना, क्योंकि ये दोनों इसके लिए रेस्ट पर है, रेस्ट पे चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो ये वाला पार्टिकल है ना, ये वाला जो ऑब्जर्वर है, उसके लिए दोनों मूविंग है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं। अब वो एक्स्ट्रा कैसे आ रही है वो समझते हैं। तो हमने जो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो फोर्स लिखी उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दैट Fy दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। अब 1 अपॉन गामा में क्या होगा कि अगर मैं गामा की वैल्यू डालता हूं तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो रूट रूट सा दिखने लगेगा, अपन परेशान हो, है ना, क्योंकि रूट रूट आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन में, फिर परेशानी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, सो दैट्स गामा अपॉन गामा स्क्वायर, सिंपल, गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन सिर्फ गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। उससे क्या फायदा हुआ, यहां से गामा स्क्वायर पिक कर लेता। अब यहां से जो गामा स्क्वायर है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो मैं 1 अपॉन गामा स्क्वायर यहां पे प्लेस कर लेता हूं। सो माय एक्सप्रेशन विल बी एज Fy एज ये गामा एज इट इज रह जाएगा और 1 अपॉन गामा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू दैट इज 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये डेवलप होता है, मैंने इसे 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। अब इसको स्प्लिट करते हैं, ऑन स्प्लिटिंग दिस दैट बिकम्स गामा इनटू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square and minus of gamma into V square by C square into 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। पहली बात, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो एक बेसिक आइडिया मेरे को डेवलप हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स, मतलब ये वाला पार्ट है, ये वाला। जबकि अगर मैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देख रहा था तो मुझे एक ही फोर्स फील हो रही है, और वो कौन सी फोर्स थी जिसको मैंने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूं उसी एक्सप्रेशन को जो कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से है, अब मेरे को यहाँ पे दो फोर्सेस फील हो रही है। अब देखो सारा इशू इस गामे का है, इसका इज गामा 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 गामा। नाउ आई एम इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मोर प्रिसाइसली इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब जो करंट है वो कैसे बनता है, दैट इज फ्रॉम द आइडिया ऑफ द ड्रिफ्ट मोशन। और ड्रिफ्ट मोशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है। अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं याद कराता हूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर था दैट वाज 10 पावर -4 मीटर पर सेकंड, व्हिच मींस दिस v इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये आपके v का ऑर्डर है, मतलब क्योंकि मुझे तो आर्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ही पढ़ना है, तो मैंने उस v का मतलब समझा ना कि भाई वो चार्ज पार्टिकल जब वायर में मूव कर रहा होगा एज अ चार्ज कैरियर, तो फिर उसके अंदर जो स्पीड होगी वो किस ऑर्डर में होगी, तो वो ऑर्डर कितना है, 10 पावर -4, करेक्ट। c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं, ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर लिख लेता हूं, फिर मैं सिर्फ इसका ऑर्डर लिख रहा हूं, सो दैट इज ऑर्डर इज 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, दैट्स ऑर्डर ऑफ इट। अब मैंने क्या करा, v by c चेक कर रहा हूं, क्या चेक कर रहा हूं,
v बाई सी चेक करा तो v बाई सी कितना आ रहा है, दैट इज 10 पावर -12 आ रहा है, 10 पावर +12 नहीं है, 10 पावर -12, दैट्स टू स्मॉल। एंड इन फैक्ट अगर मैं v स्क्वायर बाय c स्क्वायर लिखता हूं तो दैट इज 10 पावर -24, दैट्स टू स्मॉल। हर जगह ये इतना स्मॉल नहीं होता है, यहाँ पे स्मॉल है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोशन ऑफ द स्टार्स, तो वहां पे जो उनकी स्पीड होगी वो सी के आसपास हो सकती है, बहुत हाई स्पीड्स हो सकती हैं, तो फिर ये पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो इतना स्मॉल नहीं आएगा। मतलब हेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिवर्स एक्सपेंशंस एंड अ यूनिवर्स स्टडी, तो तब ये आइडिया रिलेटिविटी का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फिर आपका ये v बाई सी का फैक्टर नेग्लेक्टिव नहीं हो सकता, राइट। सो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, 10 पावर -24 आ रही है, तो मैंने क्या करा, जो यहाँ पे v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है इसको नेग्लिजिबल कर लिया 1 के सामने। अदरवाइज गामा की वैल्यू मोर देन 1 आनी चाहिए, है ना, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है तो गामा मोर देन 1 आएगा। लेकिन अगर ये v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बहुत कम हो गया, तो गामा इज अप्रोक्सीमेटेड एज इक्वल टू 1। अरे तो भैया आसानी हो गई, अब क्योंकि गामा 1 अप्रोक्सीमेट हो गया, क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वहां पे v की वैल्यू 10 पावर -4 नहीं थी। तो फिर मैंने ये जो एक्सप्रेशन मेरा था इसमें अब ये गामा 1 करके लिखा, तो ये रिलेशन बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाय c स्क्वायर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये रिलेशन बन गया। और अब यहां से अगर आपको दिख रहा है तो आप ये मान जाएंगे कि जो है पहली वाली टर्म है वो तो इसके बराबर है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, बिल्कुल इसके बराबर है। मतलब ये क्या थी, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि इसके लिए दोनों स्टैटिक थे तो ये फोर्स थी, तो ये फोर्स एज इट इज है, बट देन देयर इज एन एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच इज इट, और ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन में, and so the magnetic effects is an idea which is 100% coming from the idea of the relativity. जब तक चार्जेस हमें रिस्पेक्ट में हमारे मोशन में नहीं दिखेंगे तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट्स का आइडिया इनकलकेट नहीं हो, करेक्ट है ना। इसके लिए ये रेस्ट पर है तो नहीं है आइडिया मैग्नेटिज्म का, इसके लिए ये मोशन में है तो है वो आइडिया। तो आ गया, इसमें डायरेक्शंस भी हैं, इसमें डायरेक्शंस भी हैं, मतलब भाई ये डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, दैट इज सपोज्ड टू बी j कैप, y डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका साथ में j कैप भी आ रहा है, ये डायरेक्शन भी है उसका साथ में, मतलब ये सारी कहानी में आपका j कैप भी चल रहा है, ये सारी कहानी में j कैप भी चल रहा है, ये सारी कहानी में j कैप भी चल रहा है, तो मतलब यहां पे भी j कैप चल रहा है यहां पे, और यहां पे भी j कैप चल रहा है। अच्छा, तो ये वाली जो फोर्स है ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो दूसरी वाली फोर्स को हमने नाम दे दिया है दैट्स सपोज्ड टू बी द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से जन्म होता है मैग्नेटिक फोर्स का, पार्ट्स आ गए यहां पे फोर्स के, तो ये जो फोर्स है Fy दैट्स इक्वल टू Fe एंड प्लस Fm। इस फोर्स को फ्यूचर में जाके हम लोग मिलके बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, लेकिन जो भी आप बुक्स में देखेंगे उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, उसमें सिर्फ बोल दिया जाएगा कि ये होती है, कहां से आती है, कैसे बनी, क्योंकि ये समझाना थोड़ा कठिन लगता है इसलिए कोई नहीं समझाएगा, और वो सीधा आपको ये एक्सप्रेशन दे देगा कि भाई Fe प्लस Fm है, और आप इसको रट्टा मार के बैठ जाते हैं। लेकिन अब आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर है, और इसके ऊपर एससीबी में एक आधे क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल। तो हमें ये रिलेशन मिल गया, करेक्ट, ये रिलेशन मिल गया, और Fm यहाँ पे नेगेटिव में आ गई है ना, मतलब नेगेटिव में आ गई है, मतलब ये आपका प्लस ऑफ माइनस ये लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो Fm है, जो Fm बन रहा है यहां से, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, दैट Fm फ्रॉम हियर इज वर्किंग एज देख लेते हैं, चेक करके लिख लेते हैं, पूरा पूरा का पूरा देख के लिखना,
सो 1/4πε0 v square by c square q1 q2 by r square. ठीक है, पूरा कॉपी करके लिख रहा हूं. So that is 1/4πε0, right, into v square by c square, c square by v square. So v square by c square and into q1 q2 by r square. ठीक है, रिलेशन एक बार 1 - c square v square by c square ही था ना, चेक कर लो. सही है, 1 - v square by c square. ठीक है, चलो. एंड डायरेक्शन मैंने बता दिया, पर डायरेक्शन की बातें ना बाद में बता दूंगा. पर वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज माइनस ऑफ j. अभी मैंने लिख दिया. मैग्नीट्यूड में ये जो पर्टिकुलर फोर्स बन रही है, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट्स 1/4πε0 into v square into q1 q2 upon r square. अब मुझे c square डालना ना. आइडिया लेते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो अल्टीमेटली पूरा आइडिया जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है. थर्ड लेवल हमने पढ़ा हुआ है स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज एंड एक्सेलरेटेड चार्ज. और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव का दूसरा नाम पढ़ा हुआ है हमने ये भी. अब जो लाइट वेव है उसकी स्पीड होगी, तो स्पीड कितनी है? c. तो c का एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज फ्रॉम द EMW डीलिंग विद दिस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज 1/√of μ0ε0. रिलेशन कहां से आता है? दैट इज फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर, जो कि आपका अपकमिंग 7th चैप्टर होता है. वहां पे ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको डेवलप है, मैक्सवेल प्रूफ करते हैं अपनी इक्वेशंस के थ्रू. तो अभी हम फिलहाल इसको यूज करते हैं. अब इसका मतलब क्या है देख लो. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. यहां से आपको रिलेशन मिलता है बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म. स्क्वायर करोगे, सो दैट c square is 1/μ0ε0. अब c square यहां पे प्लेस कर लो. सो if I place the value for the c square here, यहां पे c square की वैल्यू, so that is 1/μ0ε0. मैंने c square की वैल्यू प्लेस कर दी है. That cancels out ε0 and this μ0 comes up. So then magnetic force becomes as μ0/4π into v square into q1 q2 upon r square. That's the value, magnitude of the magnetic force. Now अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं. और डिटेल में देखना मतलब वेक्टर्स में देखते हैं. So that is Fm is equal to μ0/4π into v square q1 q2 upon r square. ये वेक्टर क्या था? माइनस ऑफ j. अब माइनस ऑफ j को कैसे लिख सकते हैं? That is I cross k. Right? K cross I क्या होता है? j. So minus of j कितना हो गया? I cross k. Now further watch it. This force that is equal to μ0/4π स्प्लिट करते हैं. स्प्लिट कैसे? दैट इज q1 q2 into v into vi था. अब क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि भाई ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स थे q1 एंड q2, दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वो कौन सा डायरेक्शन है? x. मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है, अगर हम v1 लिख रहे हैं, सो v1 इज इक्वल टू vi क्या फिलहाल, एंड v2 इज सपोज टू बी इक्वल टू vi क्या. करेक्ट है? क्योंकि फ्यूचर के ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसके अंदर दोनों की वेलोसिटी अलग हो. फिलहाल दोनों की वेलोसिटी हमने सेम ली हुई है क्योंकि दोनों के इस फ्रेम में रेस्ट पे रखा हुआ है. ठीक है ना? हो सकता है फ्यूचर किसी क्वेश्चन में ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी ये वाला मूव करे, राइट? तो वेलोसिटी उनकी अलग भी हो सकती है, फिलहाल सेम रखी हुई है. सो दैट इज vi क्या, मतलब एक v को यहां यूज कर दिया एंड क्रॉस k ऐसे लिख दिया, एंड दैट्स अपॉन r. नाउ हाउ डू आई राइट दिस रिलेशन? This force is equal to Q2 into V. क्या कर रहा हूं मैं? Q2 into V. देखना ध्यान से तो देखना. ये वाला नहीं, Q2 यहां से और V यहां से. That's Q2 V I cap cross. बाकी जितनी टर्म, बाकी जितनी बैलेंस टर्म,
that is mu naught upon 4 pi q1 into v, mu naught by 4 pi q1 into v by r square into k cap, ऐसे लिखते हैं. This is why I have written this. Now अब कहानी क्या है, Q2 ने मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करी, Q2 की वेलोसिटी कितनी है v2, जो कि अभी vi का है. तो ये Q2 की वेलोसिटी हो गई, ये Q2 का चार्ज हो गया. उसने क्या करा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा, जो कि इसने जनरेट करी थी. इसने क्या जनरेट करी थी, मैग्नेटिक फील्ड. और इसने क्या एक्सपीरियंस करी, मैग्नेटिक फोर्स. बिल्कुल उस लहजे से जैसे एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा उसको एक्सपीरियंस करता है, सेम तरीके से एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और दूसरा मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है. तो दिस इज द चार्ज ऑन द सेकेंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, और इसने फोर्स एक्सपीरियंस करी जो कि Q1 चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी. सो दिस मींस दिस एक्सप्रेशन, ये जो है, दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द Q1 मूविंग चार्ज. ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q2 मूविंग चार्ज. अब अगर दोनों में एक भी चार्ज स्थगित हो जाता है, रुक जाता है, ये रुक गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा. तो ये भाई एक्सपीरियंस क्या करेगा, बात समझ में आ रही है. सो दिस थ्योरी इज एक्स्ट्रावेगेंट, बोथ मूविंग होने चाहिए. ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है कि दो चार्जेस हैं तो एक मूव करेगा दूसरा क्या होगा, स्टेशनरी होगा. तो हम ऐसा सोचेंगे जो मूविंग वाला है उसने फील्ड क्रिएट कर दी तो दूसरा वाला एक्सपीरियंस तो कर ही लेगा, नहीं कर पाएगा until unless it is also moving. अब आपको समझ में आ रहा है कि रिलेटिविस्टिक आइडिया समझाना कितना जरूरी है. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी व्हाट, मूविंग. और वो मूविंग अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों मूविंग है. अब ये नहीं बोल रहे कि उनकी वेलोसिटी बराबर ही होनी चाहिए. तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी रखने के लिए अभी दोनों की वेलोसिटी को सेम लिया था. अब पता चलता है कि हम इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में रख देते तो पहले ही चक्कर लग जाता है यहाँ पे, इसलिए अभी हमने दोनों की वेलोसिटी को सेम रख के कर. चलो नाउ अब ये आइडिया मिल गया. तो भाई ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इफेक्ट है. उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. एंड सो दिस टर्म इज द बी वेक्टर व्हिच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू q1 into v upon r square k cap. शायद आपको अब ये रिलेशन दिख रहा है, क्या है, जो कि अभी आपने पीछे यूज करा है. दिखा दूं, shall I show you the relation? ये रिलेशन अभी देखो, पीछे जाए, and that's the relation which we have used. That's mu naught by 4 pi qv by r square. That's a magnetic field expression जो कि हमने यूज करा. आया कहां से भाई, where it is coming from, तो वो अभी हमने यहाँ पे देखा है. और ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है क्योंकि वहां पे सब कुछ x y z में देखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर बिहेवियर में देखा हुआ. और यहाँ पे ये जनरल है, तो मुझे इससे जनरल पे भी आना है, तो मैं उससे जनरल पे भी आ जाता है. सो लेट मी चेक ऑन द जनरल बैक हैंड रिलेशन फॉर दैट. वो भी देख लेता हूँ कि वो रिलेशन भी फाइनली क्या बन गया. तो वेक्टर्स हैं मेरे पास में, तो उसके थ्रू वो भी बन जाएगा, तो उसके थ्रू वो आइडिया भी बन जाएगा. वो कैसे बन जाएगा, देखो, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है किधर आ रही है, दैट इज कमिंग k कैप. k कैप मतलब इसके परपेंडिकुलर बाहर, मतलब z पे, मतलब ऐसे आ रही है. दैट्स द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, करेक्ट है ना. एंड ये क्या है, r वेक्टर. ये क्या है, r वेक्टर. नाउ कैन यू सी दिस इज v क्रॉस r ओवर हियर. ये आपके प्लेन परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि k क्या है. So that's v cross r and thumb is coming out. So that's exactly this expression is. That is a magnetic field, not a force. That's a magnetic field. So that's the magnetic field over here at this point because of this charge, right? That's
V cross R. So that is equal to like ये V और ये R, that's V cross R thumb outside. That's a magnetic field. So that's mu naught by 4 pi into Q1V cross R. है ना, क्योंकि V क्रॉस R डायरेक्शन अब K क्या गायब हो गया और एडजस्ट करने के लिए नीचे क्या आ गया R क्यूब. So that's the expression. That's the expression. अब इसको Q को जनरलाइज करके Q लिखते हैं, मतलब जो भी चार्ज इन रेफरेंस. So that's the expression for your magnetic field, and that is coming because of the moving charge particle. And now you understand the idea. The idea develop कहाँ से हुआ? From the idea of the relativity, and you do understand कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है that a particular charge is in motion and an observer is moving in the same direction with the same velocity, तो उसके लिए वो चार्ज रेस्ट पर होगा, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो हमारे रेस्पेक्ट में जो भी चार्ज पार्टिकल है वो रिलेटिवली मोशन में होना चाहिए, तब जाके हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, और वो स्टडी करके आपका जो एक्सप्रेशन है ड्यू टू दैट सिंगल मूविंग चार्ज वो ये बन के तैयार हो जाता है. तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बैक स्क्रीन भी कर रहा हूँ, आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका ले लो. Taken the screenshot? Yes. Next one. अब ये जो B है, अगर इसको मैं यहां से उठा के B को यहां प्लेस कर दूं, so this expression for the magnetic force is Q2 into V2 and cross B. So that's the expression, and that B is V1. मतलब फील्ड पहले ने जनरेट करी और सेकेंड चार्ज पार्टिकल ने, जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल था, फोर्स को एक्सपीरियंस करा. तभी आपको जनरल फॉर्मेट में फोर्स का फॉर्मूला में मिल गया. दैट मैग्नेटिक फोर्स इन द जनरल फॉर्मेट Q into V cross B is a general expression for the force experienced by the moving charge particle in a pre-existing magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी और ने क्रिएट करी पर वो चार्ज पार्टिकल गलती से उसी रीजन में चलता हुआ पाया गया, तो वो क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. कितनी फोर्स? इतनी. और वो B के अंदर भी V है, इसका मतलब पहला चार्ज भी मूविंग होना चाहिए था और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी मूविंग होना चाहिए. क्या बात है? स्क्रीनशॉट प्लीज. राइट, सो लुक एट द क्वेश्चंस ओवर हियर. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर. काफी सारी थ्योरी हो गई और ये क्वेश्चन है मेरे सामने. अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल. बना लेते हैं. A point charge is moving in a clockwise direction in a circle. तो ये सर्कल बना लेता हूँ और इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है. So it's moving in clockwise, correct? ऐसे clockwise. With a constant speed. तो स्पीड उसकी constant है. Okay? अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे नील बोर ऑर्बिट की बात हो रही है ना. Constant speed है. Correct. Consider the magnetic field produced by the charge at a point P, but not the center of the circle, on the axis of the circle. तो सेंटर को छोड़ के कह रहे हैं इसके एक्सिस पे कहीं पर हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया. दिस इज अ पॉइंट P. राइट, नाउ इज टेलिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगी, कांस्टेंट इन डायरेक्शन होगी, कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, एंड इट इज नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. प्लीज ट्राई टू आंसर. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो भैया मूविंग चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज होगा, तो अगर इसके ऊपर चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है इसकी वजह से दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड V क्रॉस R, है ना, V क्रॉस R. सो दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू QV sin थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये तो इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है. It is going to be the magnitude over there. So please पहले तो ये बताओ क्या ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या ये चेंज होता रहेगा? Will the magnitude be constant or keep on changing? V constant है, Q constant है, and what about the theta and R? Will they be constant or keep on changing? Answer please. Sir, constant.
कांस्टेंट रहेगी। वेरी गुड, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि यहां से देख लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां से भी देख लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो सेम डिस्टेंस आ रहा है ना, मतलब ये आपका कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस अगर y है, एक तो ये डिस्टेंस आपका सेम आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिससे मतलब ये वाली टर्म तो आपकी कांस्टेंट होगी। इधर से भी देखें तो सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो किसी भी जगह से देखेंगे तो सेम आएगा। ये तो क्लियर हो गया। एंड व्हाट अबाउट एंगल? एंगल भी क्लियर है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी है यहां से देखेंगे इधर, तो ये इधर से बाहर को आ रहा होगा, तो मतलब वेलोसिटी इधर को, और जो आर वेक्टर है इसके बीच का एंगल, और ये इधर जा रहा होगा, तो उसके बीच का एंगल, तो विल दैट एंगल बी कांस्टेंट? तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के फैक्टर से सेम आ जाएगा। दोबारा से, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा के फैक्टर से सेम आ जाएगा। अदरवाइज एंगल में चेंजेस आ सकते थे, ठीक है, लेकिन उस फैक्टर से सेम आ जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की, सो वैसे डायरेक्शन भी सेम, मतलब डायरेक्शन भी सेम, यस और नो? मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया शायद ना, साइन थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा, मतलब अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखता तो शुड हैव बीन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू q v क्रॉस r अपॉन r क्यू, ऐसे लिखता। तो मेरे ख्याल से वो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये v आ जाए और ये आपका इस पॉइंट का r वेक्टर आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर आएगा, तो जो भी v क्रॉस आ रहा है, और v क्रॉस आर कैसे आएगा, इस जगह पे v बाहर को है, ये ऐसे बाहर आ रही, वेलोसिटी बाहर आ रहा है, तो v इधर बाहर को है और ये r है, तो ये r और v का प्लेन आ जाएगा, ये r और v का प्लेन है। तो अगर ये r और v का प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड है, और उसी तरीके से इधर भी ये जो r और v का प्लेन बनेगा, क्योंकि v इधर इनसाइड जाएगा, इधर इनसाइड जाएगा, तो ये r और v का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर, तो v इनसाइड एंड r, v क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे, उसके परपेंडिकुलर। और सेम अगर यहां से देखें तो v क्रॉस r तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहां आ जाएगी, या तो इधर या तो इधर, तो ऐसे, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि v क्रॉस r का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। सो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, सो इट इज कांस्टेंट ओनली इन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में वो बिल्कुल सेम नहीं आएगा, सो इट इज ओनली कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड over there, right? You can see that particular sense over there, right? So the field के directions हैं, they are supposed to be in the varied directions as explained over there. Screenshot ले सकते हैं। Moving on to the next question now. A charge q is moving in a circular path with a frequency n. पिछली बार जो point है वो center पे नहीं था, इस बार जो क्वेश्चन है वो सेंटर पे आ रहा है। द चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ है एंड द चार्ज q इज मूविंग इन इट, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाथ बता है। तो भाई जो वेलोसिटी होगी वो तो परपेंडिकुलर होगी, अगर इसको हम टॉप व्यू से देख लें तो ज्यादा इजी है, अगर इसको टॉप व्यू से देखें तो ये ऐसे बना देते हैं, तो वेलोसिटी जो है मान लो ऐसे है, तो ये r वेक्टर हुआ, तो r और v के बीच का एंगल 90 हो गया, सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखनी है, सो एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज qv साइन ऑफ 90 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू qv अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बन रहा है इसका, है ना, v और r आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि सर्कल में गिवन है। और अब इसमें ऑप्शंस में v नहीं है, तो v उड़ाना है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी के बाद, तो इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे आएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और टाइम पीरियड कैसे होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी,
तो यहां से मुझे v मिल जाता है, दैट्स द स्पीड, दैट इज इक्वल टू n into 2 pi r, where n is a frequency and then I substitute over here, so that's mu naught upon 4 pi into q, v की जगह n into 2 pi r and upon r square. So something cancel, this pi and pi cancel, this 2 and 2 cancel, and this 1 r cancels. So I'm receiving this as mu naught q into n upon 2r. That's the expression. And that's completely fitting in the option over there as your A part. So that's my result over there. Right? तो पहले मैंने एक्सिस पे चेक ऑन करा और अभी सेंटर पे चेक ऑन करा है. That's the expression for the magnetic field over there. Now see this idea, this also is taken in permanent magnet जब आप magnetic properties को डिस्कस करते हैं और अब diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic को पढ़ते हैं. Further this idea is also taken in the atomic physics जब आप orbital motion of electron को स्टडी करते हैं. तो एक orbital motion of electron उस ऑर्बिट के मोशन की वजह से, मतलब ऑर्बिट तो नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वहां पे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. राइट? वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे क्रिएट होती है उसकी चपेट में आसपास का कोई और मूविंग इलेक्ट्रॉन आएगा. इसका मतलब उनके बीच में क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगी. वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पता नहीं उनको रोटेट भी कर सकती है, उनको ट्रांसलेट भी कर सकती है. अगर ट्रांसलेट करेगी तो पता नहीं मैग्नेटिक स्पिन एंटेंगलमेंट भी क्रिएट हो जाएगा. राइट? तो मतलब ये बेसिक आइडिया यहाँ से शुरू होता है और ये जाता है आपका बहुत दूर तक है. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ द मूविंग चार्ज ऑर्बिट. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम बेसिस पे. सो दैट्स द सेम क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हियर, पर इसके अंदर बस ओमेगा डाल दिया, नथिंग एल्स. बाकी सारा क्वेश्चन सेम है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग बोला हुआ है. कैन यू गिव मी द आंसर फॉर दिस? Please give me the answer for this. Please provide the answer. Magnetic field induction. अब language देख रहे हो ना? Magnetic induction है, magnetic intensity नहीं लिखी हुई. Answer please. बोलो भाई. है भाई, क्या हो गया? मैं ही बताऊं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूबी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो ही गया क्योंकि थीटा 90 है. तो फिर डिफिकल्टी फीचर बचा क्या है इसके अंदर? v को कैसे लिख सकते हो ओमेगा की टर्म्स में? व्हाट इज v इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा? ओमेगा r ओमेगा. तो फिर तो v इक्वल टू r ओमेगा हो गया, प्लेस ऑन है, खत्म हो गया आंसर. So that's mu naught by 4 pi into q into r omega upon r square. 1 and r cancel, and that's mu naught upon 4 pi into q omega upon r. So that's beautifully fitting here. C part over there. So that's my result. Right? तो एक जैसे क्वेश्चन हो गए, तो कुछ और देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं. Let's look at the next question over there. वैल्यू के साथ में सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन भी आएगी. तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये वाला 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये वाला 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये दोनों डिस्टेंस d है और d की वैल्यू गिवन है 0.12 मीटर. ये भी आपका 0.12 मीटर. दोनों की स्पीड है, इसकी गिवन है एज 4.5 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड गिवन है 9 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यूज गिवन. मुझे बोला क्या जा रहा है? फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट बी. इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें. सो प्लीज कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो पहली बात, V और R के बीच का एंगल 90 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 है. इसका मतलब दोनों की वजह से तो यहाँ पे फील्ड आएगी, दैट इज V1 एंड V2. दैट इज सिंपली कमिंग एज फ्रॉम द फॉर्मूला mu naught by 4 pi QV by R square, क्योंकि थीटा 90 हो गया. So mu naught by 4 pi भी मैं क्यों लिखूं, उसकी वैल्यू लिख दूं सीधा. पहले तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया क्योंकि थीटा 90 है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन. ठीक, तो mu naught by 4 pi हो गया 10 power -7 into QV.
तो चार्ज है 8 माइक्रोकूलम into V 4.5 into 10 power 6 and divided by r square. तो डिस्टेंस है 0.12 का स्क्वायर, सो 144 है ना, 12 144 into 10 power -4, ये V1 आ गया. And on the similar note, if I check B2, so mu naught by 4 pi same 10 power -7 into charge कितना है 3 माइक्रोकूलम, so 3 into 10 power -6 into speed, that is 9 into 10 power 6, and distance square, so that is 144 into 10 power -4. Then comes the direction. तो मुझे B जो नेट निकालनी है, that will be the vector addition of B1 and B2 दोनों की वजह से. तो इस पॉइंट पे that's V cross R, thumb is inside, मतलब B1 क्रॉस मिले इसकी वजह से, that is V cross R, करेक्ट है ना, राइट, V cross R, क्योंकि R इस तरफ है ना, और इधर that is V cross R, सेम आ रहा है, सेम डायरेक्शन आ रही है, थंब फिर से इनसाइड आ रही है, that's V cross R. यहां से V cross R, थंब इनसाइड, यहां से V cross R, थंब इनसाइड, सो दोनों की वजह से डायरेक्शन इनसाइड है, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ them. सो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे, मतलब B1 टेक्निकली ये भी क्रॉस फील्ड हो गई और B2 भी टेक्निकली क्रॉस फील्ड है. अब चाहे तो वेक्टर के हिसाब से भी लिख सकते हैं और उसके थ्रू भी लिख सकते हैं. सो नेट फील्ड ओवरऑल दोनों का एडअप करके मिल जाएगी. सो दोनों का एडअप कर लो, 144 नीचे कॉमन है, फॉरवर्ड भी देख लेना है, ये होगी 4 and 6 10 और ये -13 and 10 -3, so 10 power -3, और यहां से 8 into 5 40, 32 and 4 36, प्लस यहां से 3 into 9 27. That's it. कुछ कैंसलेशंस हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36, 9 3 27, 9 1 9 16, and this is cross. So value for the net magnetic field that works as 7/16, 10 power -3 है, मिली टेस्ला लिख लेता हूं, and cross. That's my answer to the question. That's the value for the net magnetic field at this particular point because of the set of the two moving charges. One point to mention, शायद भूल गए, that B is obeying the inverse square law. Just like the electric field, because of a point charge, obeys the inverse square law, that is E is proportional to 1 by r square. So the magnetic field induction over here is also proportional to 1 upon r square. Right? So एक question और करते हैं. Let's do one more question based upon that. ये बेटा बोलो. सर हमें सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, बट ये सर फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं. एक ही बात है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट. इन द सेम सेंस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट मींस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, राइट. ओके सर. Right, so that's the next question for you. I hope this is a quite an easy bit of a question and you can solve it. और हमें point P पे net field calculate करना है. So तीन charge particles हैं. So I think अब मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, बात already question के through समझ में आ गई that the principle of the superposition is valid over there. इसका मतलब आपको simple क्या करना है, तीनों field को add करना है. So that is a B1 vector plus B2 vector and plus B3 vector, तीनों को add up करके आपको नेट फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो प्लीज ट्राई एंड फाइंड द नेट फील्ड ओवर B1 plus B2 plus B3. अच्छा देखो, वैल्यूज तो मैं पहले से निकाल दूंगा ना, मतलब डायरेक्शंस आपको मेरे को बताने पड़ेंगे. मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां से Q एंड V और डिस्टेंस कितना है 8, सो QV by A, इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको. अच्छा दूसरा वाला है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into 2q into v upon a square. चार्ज 2q, स्पीड v, सारे एंगल 90 है ना, और डिस्टेंस है, इसके लिए भी है और एंगल 90 है. सो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको मुझे. बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, तीसरे का q एंड v,
अगेन अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। सो प्लीज टेल मी द डायरेक्शन क्रॉस और डॉट के फॉर्म में। तो पहले का क्रॉस है, डॉट है, दूसरे का क्रॉस डॉट क्या है बता दो। फिर पहले का क्रॉस है। पहले का क्रॉस है, यस v क्रॉस r क्रॉस है, गड़बड़ हो गई, माइनस है, डॉट है, डॉट हो जाएगा, है ना? सारे डॉट है। इसीलिए कराया है, क्योंकि मतलब v क्रॉस r सही आ रहा था, मतलब जब तक वो क्या रहता अपना पॉजिटिव चार्ज रहता q, लेकिन ये वाला नेगेटिव निकल गया, तो इसका मतलब ये तरीके से माइनस v क्रॉस r हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि चार्ज नेगेटिव हो गया, तो चार्ज तो स्केलर होता है तो माइनस साइन कहीं तो एडजस्ट होगा ना, मतलब अगर वो i क्रॉस j k होता है तो वो j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने v क्रॉस r देखा, वो इनसाइड आ रहा था, माइनस की वजह से बाहर आ गया, तो ये आपका डॉट हो गया। और फिर इसकी वजह से देखें तो ये तो v क्रॉस r डॉट ही आ रहा है, v क्रॉस r, तो ये भी डॉट आ गया। और इसमें देखें तो v क्रॉस r, ये भी डॉट आ रहा है, तो ये तीनों हमारे डॉट। सो बस ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवाया ये माइनस साइन की बात को समझाने के लिए। अब उसको थ्योरेटिकली समझाते, सोचा क्वेश्चन के थ्रू समझा, तो इजी क्वेश्चन हो गया। ये 2 + 1 + 1 4 हो गया। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू क्यू वी इनटू 4 अपॉन ए स्क्वायर, चाहो तो 4 कैंसिल करके फाइनल आंसर लिख सकते हो, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन पाई ए स्क्वायर डॉट, that's your expression for the net magnetic field induction at a given point. That winds up this article. ये article finish हो जाता है पूरी तरीके से। Ironically आपको कहीं पर भी ये particular article इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। You won't find this article in this respect anywhere, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब ये तलाशना पड़ता कि ये article होता भी है, ऐसे question भी बनते हैं, और इस तरीके का मतलब article अलग से भी हम imagine कर सकते हैं। So this lecture is based upon only a moving charge particle or individually moving charge particles जिनका आपस में कोई relation नहीं है। So it actually does talk about this idea कि एक atom के अंदर जब बहुत सारे electrons अलग-अलग directions में इधर-उधर motion में होंगे, तो किसी particular point पे आपको उनकी वजह से net magnetic field निकालनी है, so you can still calculate that. So this is an idea based upon that. करंट के बेसिस पे किस तरीके से बाइट-सैवर्स लॉ रीडिफाइन होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में वेंचर आउट करेंगे। तो आज के लिए सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और वी कैन से द बाइट-सैवर्स वर्जन फॉर अ पॉइंट चार्ज।